उन्होंने परसुएशन को देख सकते हैं क्वेश्चन में सही दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस में गलत दिया। तो क्यों सिलेबस न ठीक किए? यहां पर सबसे बड़ा इश्यू क्या निकल करके आता है, इस एम्पैथी को लेकर के मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये तो सिलेबस की मिस्टेक हो गई, एक एक्सेलेंस शब्द यहां होना था, मैं ये कहना चाह रहा हूं। 2016 में यूपीएससी ने आपसे पूछा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म संघवाद सहकारी मिथक है या यथार्थ है? देख लीजिए, यथार्थ के लिए उसने स्वयं रियलिटी शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कमीशन को भी ये कहना चाहता हूं कि भाई बहुत से रिफॉर्म्स की हम लोगों को। हाय एवरीवन, स्टूडेंसी के एक और शानदार वीडियो में आपका जोरदार स्वागत है। ये आप थंबनेल जो देख के आए हैं, बिल्कुल सही देख के आए हैं। इस वीडियो में कोई क्लिक बैट नहीं है। आप पीछे देख रहे होंगे यूपीएससी एरर। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ, एक प्रोफेसर के द्वारा ये पूरा R&D किया गया है, इसलिए क्योंकि पूरे साल जो एस्पिरेंट होता है 2-4 नंबर के लिए जिद्दोजहद करता रहता है। वहीं जब आपके पेपर में पता चले कि अच्छे खासे नंबर जो आप लेने वाले थे, उसका जो क्वेश्चन आया है वही डिफरेंट हो, हिंदी माध्यम के लिए अलग सोचने का वो हो जाए और इंग्लिश वालों के लिए अलग। तो चलिए सर को बुलाते हैं। सर, आप एक बार आ जाएं। तो मेरे साथ हैं, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं सर सुनील सर हैं, जो कि अड्डा 24/7 के डायरेक्टर हैं। डिटेल डिस्कस करेंगे यूपीएससी एरर्स को लेके, चाहे वो सिलेबस की बात हो चाहे क्वेश्चन पेपर की। सर, आपको कितना टाइम लगा इसको आइडेंटिफाई करने में, इतने सारे एरर्स? ये जो यूपीएससी के एरर्स हैं, तो सबसे पहले बच्चों नमस्कार। और ये एक ऐसा विषय मैं चाहता हूँ इस सब पर आप लोग बहुत अच्छे से इस एरर्स पर विचार करें और उसके बाद अपनी संवेदनाएं, अपने विचार प्रकट करें। और इसमें रिफॉर्म भी होना चाहिए, बिल्कुल हम्बल, बिल्कुल अच्छे ढंग से। मैं इस वीडियो के माध्यम से कमीशन को भी ये कहना चाहता हूं कि भाई बहुत से रिफॉर्म्स की हम लोगों को जरूरत है, खासकर जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। मैं प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूं। हो सकता है कि 1-2% कुछ 1-2% किसी को डाउट लगे, लेकिन 99.9% तो बिल्कुल सही है जो मैंने रिसर्च किया। तो सबसे पहले आपका प्रश्न आया कि आज आप यूपीएससी के एरर पर बातचीत करने जा रहे हैं, आपको कितना समय लगा होगा। तो मैं 2013 से, जब से ये सिलेबस आया तब से ही मुखर्जी नगर में अभिव्यक्ति आईएएस के नाम से अपना कोचिंग संस्थान चलाता रहा हूं। और जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है विकास जी, तब से मैंने इन मुद्दों को उठाना शुरू किया, याद रखें। और हमेशा उठाया। 5 साल मैं अनअकैडमी पर रहा। अभी मैंने अनअकैडमी को छोड़ करके अड्डा 24/7 एज अ डायरेक्टर यूपीएससी कैटेगरी का मैंने ज्वाइन किया है। तो 5 साल वहां, उसके बाद यहाँ। तो मैं लंबे समय से, आप मेरा कोई भी वीडियो कोई भी बच्चा उठा सकता, हमेशा से ये सब बच्चों को बताता रहा हूं और सचेत करता रहा हूं कि ये यूपीएससी की गलती है, ये यूपीएससी की गलती है, ध्यान रखिएगा। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा से अवेयर करता रहा हूं। बट स्वाभाविक है, एक मिशन के रूप में, एक विजन के रूप में और एक मास अपील के लिए ये मैं स्वाभाविक है पहली बार कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग जो भी बातें कह रहे हैं उस पर जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हो बहुत अच्छे से सोचे। देखिए, कोई भी समस्या, उसका समाधान ना बड़े प्यार से, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सकता है अगर प्रबुद्ध जीवी इसको बहुत अच्छे से लें। तो मैं सभी जो भी बुद्धिजीवी हैं उनको इस बात की तरफ, यानी इस विषय की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उन सबका भी और अपना भी, कि प्लीज इन सबको हम लोग गौर करें। ठीक है, तो सर एक एक करके आप इस एरर्स को दिखाएं, और साथ ही अगर ये एरर्स वाले जो आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे आप अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। तो सर आप एक एक करके दिखा दीजिए। तो मैंने जो बनाया है एरर, वो एरर सबसे पहले ऐसे के लिए बनाया है। जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे, प्लीज आप अंग्रेजी में प्रश्नों को जरूर देखेंगे, खासकर मेंस के। जैसे मैं पहला ही प्रश्न यहां पर अगर आपके सामने रखूं, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था और ये क्वेश्चन है, सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। अब आप सोचो, 125 अंकों का ये क्वेश्चन है जहां पर यथार्थ शब्द को यूपीएससी रेशनल कह रहा है। अब आप देख लीजिए, यथार्थ को रेशनल, द रियल, रियल यानी सत्य, द रियल इज रेशनल एंड द रेशनल इज रियल। अब आप देखिए, सत्य के लिए तो रियल बिल्कुल सही बात है, जो रियल है, जो वास्तविक है, जो सत्य है। लेकिन रेशनल, क्या यह रेशनल शब्द, यथार्थ शब्द हिंदी में है? आप जरा इस विषय पर सोचें गहरे स्तर पर। मैं आपको, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रेशनल का अर्थ होता है तर्क संगत, तार्किक, विवेक सम्मत। और यथार्थ का मतलब आप देख सकते हैं रियलिटी होता है। क्या होता है? रियलिटी।
और मैं इसको आपको डिक्शनरीज से दिखाने जा रहा हूं। दुनिया में जो सबसे प्रसिद्ध डिक्शनरीज हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है। सबसे पहले डिक्शनरी से दिखाऊंगा, उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या दिखाऊंगा, दूसरी चीजें दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने खुद ही यथार्थ के लिए रियलिटी शब्द का इस्तेमाल 2 निबंधों में इसके पहले किया हुआ। तो जब 2 निबंधों में पहले आपने यथार्थ के लिए रियलिटी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो यहां पर यथार्थ के लिए रैशनल शब्द क्यों? आप सबको पता है कि इंग्लिश के क्वेश्चन की जो मीनिंग होती है उसी को यूपीएससी कंसीडर करता है। और अगर आपने इस निबंध में 125 नंबर में रैशनल वाले अप्रोच के बजाय यथार्थ वाली अप्रोच लगा दी, तो फिर तो आपका 125 नंबर कहां गया मुझे भी नहीं पता। सिंपल सी बात है, आप खुद ही सोचिए। तो सबसे पहले देखिए, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ये यूएसए की है, 1828 की है। रैशनल का मतलब क्या होता है देख सकते हैं, बेस्ड ऑन रीजन और रीजनिंग, यानी जो तर्क पर आधारित हो। मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या तर्क और यथार्थ में अंतर नहीं है? आप खुद देखिए, यहां कह रहा है रैशनल का मींस तर्क और यहां कह रहा है यथार्थ, तो क्या तर्क और यथार्थ में अंतर नहीं है? ऐसे ही हिंदी खोज डिक्शनरी, जिसका हिंदी मतलब हिंदुस्तान में जबरदस्त इस्तेमाल होता है, रैशनल को विवेकपूर्ण कहता है। आप कहीं पर देखिए रैशनल, बुद्धि संपन्न, विवेकपूर्ण, यानी कहीं पर भी तर्क संगत, विवेक की चैतन्य, युक्ति संगत, कहीं पर भी यथार्थ नहीं दिख रहा है। आप विचार करिए, रैशनल का मतलब क्या चल रहा है? न्याय संगत, तर्क संगत, विवेक सम्मत, ये सारी चीजें आपको दिखा रही। कोलिंस की डिक्शनरी में भी रैशनल का मतलब विवेकशील होता है। सारे साक्ष्य मैंने आपके सामने रखे, कहीं पर भी आप देखेंगे हमेशा उसका अर्थ तर्क संगत ही होता है, विवेक सम्मत ही होता है। अब मैं उसी प्रश्न को आप देखिए, 2016 में यूपीएससी ने आपसे पूछा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म संघवाद सहकारी मिथक है या यथार्थ? देख लीजिए, यथार्थ के लिए उसने स्वयं रियलिटी शब्द का इस्तेमाल किया है। तो मेरा प्रश्न है आप सबसे कि आप सोचिएगा, इस प्रश्न में यूपीएससी रियलिटी को यथार्थ कह रही है और ऊपर के प्रश्न में रैशनल को यथार्थ कह रही है, यानी इस वाले प्रश्न में रैशनल को यथार्थ कहा गया है। याद रखें, किसको? रैशनल को यथार्थ कहा गया। क्या ये तार्किक है? क्या इस प्रकार की मिस्टेक होनी चाहिए? आप विचार करिएगा, मेरा बस इतना यहां पर मतलब। फिर अगले क्वेश्चन में देखिए, 2018 में यूपीएससी फिर यथार्थ के लिए रियलिटी शब्द इस्तेमाल कर रहा है इंग्लिश में। यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। रियलिटी डज नॉट कंफर्म टू द आइडियल बट कंफर्म्स इट। तो रियलिटी यहां पर यथार्थ है, यानी आप देख सकते हैं इस प्रश्न में भी यूपीएससी रियलिटी को यथार्थ कह रही है। अब आप देखिए, क्या आपसे प्रश्न है, आर रियलिटी एंड रैशनल सेम? क्या रियलिटी और रैशनल सेम है? अगर सेम है तब तो अच्छी बात है, मैं गलत हूं अगर सेम नहीं है। तो आप सोचिए कि 125 नंबर का एक क्वेश्चन आपको कितना परेशान कर सकता है। ठीक है, हम इन सब विषयों पर विचार नहीं करते, लेकिन हमें सोचना चाहिए। मैं आपको सोचवा रहा हूं, बाकी आप सब स्वयं समझदार हैं मेरे प्यारे बच्चों। यूपीएससी ऐसे पेपर 2022 का जरा क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पर कह रहा आर्थिक समृद्धि हासिल करने में। अब देख लीजिएगा के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आर्थिक समृद्धि और इकोनॉमिक एक्सेलेंस एक ही शब्द है? इकोनॉमिक एक्सेलेंस आप गूगल करिए, इसके लिए सबसे अच्छा शब्द आता है आर्थिक उत्कृष्टता। अब आर्थिक समृद्धि, यानी आर्थिक समृद्धि को हमेशा हम जीडीपी से मापते हैं कि नहीं मापते हैं? ऑनेस्टी से बताइए। तो बच्चा वन को सीधा जीडीपी के साथ कनेक्ट करते हुए लिखेगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक एक्सेलेंस मतलब होता है आर्थिक उत्कृष्टता, यानी हम आर्थिक रूप से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं वनों के माध्यम से। एक्सेलेंस यानी आपकी परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई होती है, यानी किसी भी आर्थिक व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए वन क्या होते हैं? सबसे अच्छे प्रतिमान होते हैं। तो आर्थिक समृद्धि इस एक्सेलेंस के अंदर है, यानी ये एक्सेलेंस शब्द यहां होना था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी जो होते हैं संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। अब हिंदी देखिए आप, पहले मैं शब्दों की मिस्टेक बताऊं और उसके बाद फिर आगे। अनएक्नॉलेज्ड को क्या कहते हैं? अगर आप डिक्शनरी करेंगे, अस्वीकृत। कहीं पर भी अनएक्नॉलेज्ड यानी इस वर्ड के लिए अनधिकृत शब्द नहीं मिलेगा कहीं पर भी, आप किसी भी डिक्शनरी में, चैलेंज है मेरा। और अनधिकृत को हम क्या बोलते हैं? अनएथोराइज्ड इंग्लिश में। अब बताइए, अनएक्नॉलेज्ड जिसको अस्वीकृत कहते हैं,
उसके लिए हिंदी में अनधिकृत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये 125 नंबर किसके हाथ से निकल रहा है, आप सोचिए। अनधिकृत क्या होता है, जरा आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अनधिकृत क्या? अनधिकृत का मतलब होता है कि जो बिना नियम कानून के आगे बढ़े। अनऑथोराइज्ड कॉलोनी आप पढ़ते हैं ना, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में ये लोग रहते हैं, अनधिकृत कॉलोनी में रहते हैं। यानी ऐसी कॉलोनी जो बिना किसी नियम कानून और व्यवस्था के बस गई है। और फिर क्या आता है, न्यूज आप पढ़ते हैं, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को क्या किया गया, यानी उसे वहां से हटाया जा रहा है सरकार के आदेश से। अनधिकृत। अब मैं इस प्रश्न पे आता हूं, आपको समझाता हूं, तब और अच्छे से समझेंगे। इंग्लिश का अर्थ होता है जो यहां लिखा हुआ कि ये जो कवि होते हैं, कवि यानी कोई से भी कवि, आप किसी भी लैंग्वेज के, जैसे आप हिंदी भाषा के हैं तो कबीर, शूर, तुलसी, जयसी, बिहारी, मीरा, जितने भी आप नाम याद रखिए। तो यहां इस प्रश्न का भाव है, एसेंस है कि जो कवि होते हैं वो अपनी कविता में समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, विश्व व्यवस्था के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या करते हैं? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और समाज के लोग उसको मानते हैं। जैसे कबीर ने जो बात कही है उसको समाज के लोग मानते हैं कि नहीं? तो ये कहा जा रहा है कि इस प्रश्न में कि कवि इसी प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अपनी कविताओं, अपने साहित्य के माध्यम से नियम बना देते हैं। तो इसका मतलब संसार के नियम कानून वो बना रहे हैं, लेकिन उनकी मान्यता उस रूप में नहीं है जिस रूप में कोई भी लेजिस्लेटर यानी कानून बनाने वाले की होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली कौन होता है? लेजिस्लेटर कौन होता है? आपका एमपी, आपका एमएलए। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश वाले प्रश्न का भाव यह है और हिंदी वाले का है कि कवि संसार के अनधिकृत, यानी कवियों को अनऑथोराइज्ड रूप से संसार का कर्ता धर्ता, यानी संसार की व्यवस्था को बनाने वाला, यानी अनधिकृत रूप से जबरदस्ती वो नियम कानून बना रहे हैं। आप इस प्रश्न के बारे में भी सोचिएगा, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। और भी बहुत से प्रश्न है, लेकिन अभी मैंने एक शुरुआत की है, धीरे धीरे और भी बातें लेके आऊंगा। अब यूपीएससी एरर में आते हैं हम GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, जरा देखिएगा। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी में देखिए इंग्लिश में जो सिलेबस की मिस्टेक, अब हम सिलेबस पे बातचीत करने जा रहे हैं, सिलेबस पर, यानी वो मैंने क्वेश्चन की बात की, सिलेबस पर बातचीत करने जा रहे हैं। अब देखिए सिलेबस लिखा हुआ GS3, आप अपना अनसॉल्व्ड ओपन कीजिए, यूपीएससी की साइट पर जाइए। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, यानी हमारी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने में इसकी और इसकी भूमिका, यानी इंग्लिश में साफ साफ डिफाइन कर दिया एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स। एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स का मतलब होता है बच्चे विदेशी सरकारों द्वारा अधिकृत एजेंसियां और संगठन, जैसे ISI। समझ में आ गया? यानी एक्सटर्नल स्टेट का मतलब ये होता है, जैसे ISI हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को जो चैलेंज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं कि ये किसी दूसरे देश में ही रहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो विदेशी सरकार यानी पाकिस्तान की सरकार के द्वारा संचालित नहीं होते हैं, जैसे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा। तो इंग्लिश में कितना क्लियर कर दिया है कि बच्चे मस्ती के साथ पढ़ें और अपना आंसर भी निकालें, कंटेंट भी इकट्ठा करें। हिंदी में क्या है? आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। अब देखिए यहां डिफाइन है शासन विरोधी तत्व कौन से हैं, और यहां लिख दिया है केवल शासन विरोधी तत्व। शासन विरोधी तत्व में पहला है एक्सटर्नल स्टेट और दूसरा है नॉन स्टेट एक्टर। अब ये बताइए किसकी मिस्टेक, क्या इसको ठीक किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? जो बच्चा एकदम गांव का हिंदी माध्यम वाला होगा, सरकारी स्कूल वाला, वो तो इंग्लिश वाले पे जाएगा ही ना, जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि उसको पता है हमारा काम तो हिंदी से चल रहा है। तो बस एक अवेयरनेस है बच्चों, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। GS पेपर फॉर इथिक्स, देखिए अच्छी खासी मिस्टेक। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों यूपीएससी को एक हिंदी के शब्द से बड़ी मोहब्बत हो गई, उस शब्द का नाम है अभिरुचि। अभिरुचि शब्द का उपयोग इस पेपर के पाठ्यक्रम में सिलेबस में कई शब्दों के हिंदी अर्थ के लिए किया गया, यानी इंग्लिश में तो कुछ और है लेकिन हिंदी में उनको हर जगह अभिरुचि अभिरुचि लिखा गया। जरा मैं दिखाना चाहता हूं आपको। जैसे GS पेपर 4 का जो सिलेबस देखोगे तो जो सेकंड यूनिट है, अब इस सेकंड यूनिट को कहते हैं इंग्लिश में एटीट्यूड, हिंदी में कहते हैं अभिवृत्ति। चूंकि ये सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, इस वजह से इस पर मैं अच्छा काम कर पाया हूं, एटीट्यूड। अब अभिवृत्ति को देख सकते हैं, एक पार्ट लिखा है, यानी इस सिलेबस में
क्या क्या पढ़ना है, तो एटीट्यूड में आपको पढ़ना है मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो एटीट्यूड को हिंदी में अभिवृत्ति या मनोवृत्ति कहते हैं, यानी किसी भी विचार या वस्तु या घटना को देखने का आपका नजरिया। अब अभिवृत्ति हिंदी में आइए, देखिए मोरल एटीट्यूड नैतिक तो ठीक लिखा हुआ, लेकिन जैसे ही आते हैं पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल को लिखा है पॉलिटिकल एटीट्यूड यानी राजनीतिक अभिरुचि। अब आप कुछ लोग कहेंगे करे सर आप तो बाल की खाल निकाल रहे हैं, ये तो हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ये आगे भी हुई। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आप लोग डिक्शनरी निकालिएगा। अभिरुचि को हम रुचि कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। एटीट्यूड अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होता है। सरल शब्दों में अभिरुचि क्या होता है? इंटरेस्ट, आपका, आपकी हॉबी, आपका इंक्लिनेशन, कोई ऐसी चीज जिसमें हमारी रुचि हो। अभिरुचि का संबंध इससे है। जबकि मेरे प्यारे बच्चों, अभिवृत्ति क्या है? किसी भी विचार या वस्तु या घटना को देखने का आपका नजरिया। तो राजनीतिक अभिरुचि का मतलब हो गया कि राजनीति को देखने का, राजनीति के घटनाक्रमों को देखने का आपका नजरिया, आपकी रुचि नहीं कि आपको राजनीति में कितनी रुचि है। इस पे भी देखिए। अब इसके बाद जरा आइए तीसरी यूनिट, यानी उसी के जस्ट आगे सिलेबस उठाइए यूपीएससी का। यहां लिखा हुआ देखिए एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, और हिंदी में क्या लिखा हो? सिविल सेवा के लिए अभिरुचि। अब देखिए एप्टीट्यूड के लिए भी अभिरुचि शब्द, जरा ध्यान से देखिएगा, एप्टीट्यूड के लिए भी अभिरुचि शब्द और एटीट्यूड के लिए भी अभिरुचि शब्द। अब आप जरा ध्यान से देखिए, मिस्टेक लग रहा है, दोनों के लिए अभिरुचि शब्द कैसे हो सकता है? आप जरा सा विचार कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और फिर उसके बाद आप सोचिए। यहां पर आ रहा अभिरुचि, जबकि अभिक्षमता, अभिरुचि मैंने बता ही दिया, आपके इंटरेस्ट से कनेक्टेड है। एप्टीट्यूड क्या होता है? आपका आज का स्किल देख करके इस बात का अनुमान लगाना कि फ्यूचर में आप कलाकार बनेंगे, संगीतज्ञ बनेंगे, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। एप्टीट्यूड तो ये होता है। एप्टीट्यूड यहां मैंने लिख भी दिया है, यानी आपकी अभिक्षमता। बिंघम यानी ये सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एप्टीट्यूड पर बहुत अच्छा विचार किया है। बिंघम के अनुसार, और वारेन डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी में मेरे प्यारे बच्चों, अभिक्षमता को जैसा मैंने बताया वैसा ही डिफाइन भी किया गया। तो मैंने देख सकते हैं वारेन डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। और अगर ये आप सब लोगों को मेरी चर्चा पसंद आ रही है तो स्टूडेंसी के इस चैनल को आप सब केवल देखेंगे नहीं, सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं विकास जी, और अच्छी चीजों में हम लोगों के साथ खड़े हैं, तो आप सबको इसका सपोर्ट भी करना चाहिए। अब एक सरल प्रश्न आपसे, यानी आप सभी लोगों से, क्या तीन शब्द अभिवृत्ति, अभिक्षमता और रुचि ये एक ही है? और अब अगला प्रश्न, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या आप यह जानकर भ्रमित नहीं होंगे, यानी जो हिंदी माध्यम के हैं, कि आपके पाठ्यक्रम में उल्लिखित हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं? सोचिए, आप इसके बारे में विचार कीजिए। मेरा काम है केवल आपको जागरूक करना। अब इथिक्स का ही एक और यूनिट है, ठीक है ना? उसी में देखिए सहानुभूति लिखा हुआ, उसी तीसरी यूनिट में। हिंदी में सिलेबस है सहानुभूति, इंग्लिश में है एम्पैथी, यानी फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज। और उसमें ढेर सारे फाउंडेशनल वैल्यूज बताए गए हैं। बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, सब बताया गया। उसी में एक लिखा हुआ सहानुभूति, और इंग्लिश में लिखा हुआ एम्पैथी। मेरे प्यारे बच्चों, क्या सहानुभूति और एम्पैथी है क्या? नहीं। आइए मैं आपको दिखाता हूं एम्पैथी और सहानुभूति कैसे कैसे अलग हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सहानुभूति के लिए जो इंग्लिश का वर्ड आता है उसे हम बोलते हैं सिंपैथी। क्या बोलते हैं? सिंपैथी। और एम्पैथी के लिए हिंदी होती है समानुभूति। अब आप सोचिएगा, अच्छी बात है, किसी को लग सकता है ये तो बाल की खाल निकालने वाली बात है, लेकिन आप विश्वास करिए, समानुभूति शब्द आप क्यों नहीं चेंज किया गया 2013 से लेकर अभी तक, यह एक गंभीर प्रश्न है। अब आप देखिए यहां पर सबसे बड़ा इश्यू क्या निकल करके आता है। इस एम्पैथी को लेकर के मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये तो सिलेबस की मिस्टेक हो गई, 1 मिनट के लिए जरा मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। इसी एम्पैथी यानी सिंपैथी को सहानुभूति कहते हैं, जो हिंदी में लिखा हुआ। एम्पैथी को समानुभूति कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, दोनों का अंतर क्या है कि सहानुभूति का मतलब होता है कि आपको चोट लगी, मुझे भी मैंने एक्नॉलेज किया कि अच्छा ओहो इस व्यक्ति को चोट लगी। लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है कि आपको दर्द हुआ, वह दर्द मैंने महसूस किया और मैंने फर्स्ट एड किट उठाई और आपके पास पहुंच गया।
तो इम्पैथी इसलिए सिलेबस में रखा गया क्योंकि वीकर सेक्शन के लिए जब तक एक सिविल सर्वेंट में इम्पैथी का भाव नहीं होगा, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम ग्रासरूट लेवल तक बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब मुद्दा क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप जरा विचार कीजिए, 10 नंबर, एक एक नंबर से मेंस में इंटरव्यू कॉल रुकती है, एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुकता है, एक एक नंबर से आप आईएएस से आईपीएस, आईपीएस से आईआरएस, आईआरएस से और एलाइड पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए 2022 में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 1 का बी, बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैशिष्ट हैं जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। अब आप देखिएगा, यानी क्या कह रहा है, बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों पर आपको विशेष फोकस, इस क्वेश्चन की जो डिमांड है इन पर फोकस मत करिए। उसने कहा ये तो होते ही हैं, आप बताओ ये दो और, यानी पूरा प्रश्न इसी पर डिपेंड, यानी 10 नंबर आप डिमांड पर जाएंगे तो सहानुभूति और करुणा इन दोनों पर लिखना है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन को नहीं देखा होगा, यहां इंग्लिश मीडियम में सहानुभूति को लिखा हुआ इम्पैथी, मेरे प्यारे बच्चों करुणा कंपैशन। अब अगर हिंदी में बच्चे ने सहानुभूति लिख दिया, सोचिए कि उसको क्या नुकसान होने वाला है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी 1828 यूएस की, इसमें भी देख सकते हैं हेडिंग ही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी, यानी ये हेडिंग है, दोनों में अंतर जो वही मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत से देख सकते हैं, सिंपैथी वर्सेस एम्पैथी का डिफरेंस इतना है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप मुझे बताइए, इस 10 नंबर में अगर सहानुभूति पे लिख दिया तो उस बच्चे का कितना नंबर जाएगा। और मैं कहता हूं चलो उसने नहीं भी किया, आप नहीं भी करेंगे, आप बहुत अवेयर है, फिर भी मेरे प्यारे बच्चों ये गलतियां ठीक होनी चाहिए कि नहीं। इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के बच्चे जो प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर ही रहे हैं सीसैट को लेकर के, कॉम्प्रिहेंशन का जो ट्रांसलेशन आता है बहुत बहुत, क्योंकि मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाता हूं, विश्वास करो बच्चे इंग्लिश में पढ़ के तब हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, फिर वो बच्चों को पढ़ाया जाता है क्योंकि वो भी गूगल ट्रांसलेट ही होता है। तो ऐसे में बड़ी समस्या है, ध्यान रखिएगा, जिसका सलूशन एक्चुअल में होना चाहिए। हम लोग कोई भाई आंदोलनकारी तो है नहीं, हम लोग सिंपल अध्यापक हैं, बस अपने बच्चों के लिए वफादार हैं, अपने बच्चों के प्रति, खासकर जो गांव के बच्चे हैं। अब एक आंदोलन चल पड़ा है। पहले क्या होता था, सिविल सर्विसेज की तैयारी केवल जो विकास जी, अगर आपको मैं इसमें शामिल करूं तो पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी क्या होता था, विकास जी मेरे सामने ही है, और इन्होंने कहा कि नहीं सर ये तो बहुत अच्छा टॉपिक, आप ही इस पे बोलिए। अब आप देख सकते हैं फिर एटीट्यूड में क्या गलती आ रही, परसुएशन। देख लीजिए सिलेबस लिखा हुआ सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। ये परसुएशन आप डिक्शनरी निकालिए, परसुएशन का मतलब होता है प्रोत्साहन, या उसको कहीं कहीं आता अनुनय। अनुनय यानी किसी की याचना करना, किसी को समझाना, ठीक है ना। तो सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। अब देखिए परसुएशन को हिंदी में लिखा हुआ धारणा। अब बताइए, ये यूपीएससी का, सोचिए परसुएशन को धारणा का मतलब क्या होता है, यानी एक बिलीफ है, धारणा एक विश्वास है कि हमारी जाति क्या, हमारा धर्म क्या है, हमारा क्षेत्र क्या है, एक बिलीफ, एक विश्वास। और बिलीफ को आप प्रोत्साहन से जोड़ दे रहे हैं। और यूपीएससी ने खुद ही, ये देखिए परसुएशन मुद्दा क्या है, अनुनय, समझाना बुझाना, मनाना। धारणा क्या होता है, परसेप्शन, नोशन, बिलीफ। क्या ये दोनों शब्द एक जैसे हो सकते हैं? विचार कीजिए आप, नहीं हो सकते हैं। यूपीएससी भी उनको एक नहीं मानता, इसलिए आज तक यूपीएससी ने धारणा पर कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है। उन्होंने परसुएशन को देख सकते हैं क्वेश्चन में सही दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस में गलत दिया। तो क्यों सिलेबस ना ठीक कर लिया जाए। और इसका शिकार मैं सबसे बड़ा रहा था जब मैंने अपना पहली बार नोट्स बनाया, क्योंकि मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूं 2013 से ही बच्चों को। तो जब मैंने अपना नोट्स बनाया और 2014 में मेरी किताब आई, पहली किताब थी वो एथिक्स की, मुखर्जी नगर में, जहां तक मुझे याद है। तो वो किताब आई, उसमें भी मैंने धारणा ही किया था, चूंकि हिंदी माध्यम के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने धारणा ही मेरी किताब में भी है। सोचिए, तो जब मैं बाइलिंगुअल में शिफ्ट किया तब मैंने कि यार ये क्या मिस्टेक होगी। तो जब एक टीचर से मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश देखने की आवश्यकता क्या भाई, हिंदी में भी जो दिया गया है उसके लिए कंटेंट आप बनाइए। तो सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना, देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। तो सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना, मेरे प्यारे बच्चों, ये समझाना बुझाना ही परसुएशन है। कैसे, हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस, यानी सामाजिक प्रभाव हो गया, एंड परसुएशन, देख सकते हैं। तो परसुएशन का मतलब होता है अनुनय, समझाना बुझाना। परसुएशन यूपीएससी खुद ही कह रहा है, मेरी बात मत मानिए, यूपीएससी की तो मानेंगे। परसुएशन समझाना बुझाना, और मेरे प्यारे बच्चों परसुएशन देख सकते हैं
समझाना बुझाना और सिलेबस में लिखा हुआ धारण गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं और भी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक छोटी सी शुरुआत कर रहा हूं जिससे कि अगर आप सबका इसको प्यार समर्थन मिलेगा तो मैं बहुत सी चीजें प्रीलिम्स की तो मैंने एकदम समझ लीजिए कि एक बकेट, एक बाल्टी बना के रखा हुआ जिसको मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूं। एरर्स इन GS3 इकोनॉमिक्स में क्या है? अब जैसे इकोनॉमी का सिलेबस है GS3, अब यहां लिखा हुआ ग्रोथ, यानी पहली यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, विकास, प्रगति, रोजगार। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रोथ को हम हमेशा GDP के साथ जोड़ के देखते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? और डेवलपमेंट को GDP के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। आप कोई भी किताब, मिश्रापुरी सबसे अच्छी किताब इकोनॉमिक्स की, आप उठा करके ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन चेक कर लीजिए। यहां लिखा हुआ ग्रोथ और हिंदी में क्या लिख रहा है? प्रगति। अब आप देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था तय संसाधनों को, प्रगति। अब देख लीजिए, आप ग्रोथ के लिए दिया हुआ है। अब मुझे बताओ, ग्रोथ और प्रगति एक कैसे हो सकते हैं? ग्रोथ एक ऐसा शब्द है जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। प्रगति का तात्पर्य सरकार यानी कुछ भी कर रही, सकारात्मक विकास माना जाता है। प्रगति को यानी ग्रोथ को मापने का इंडिकेटर होता है GDP और प्रगति को मापने का होता है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या जितने भी इंडेक्स आते हैं। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन उठ रहा है, वही बात यहां पर बताई गई है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही GS पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ लिखा हुआ है और यहां समावेशी विकास लिखा हुआ। अब आप देख लीजिए, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी समृद्धि। अब आप देख सकते हैं। तो यहां प्रश्न यही है कि हम विकास डेवलपमेंट को कहते हैं, समृद्धि को ग्रोथ कहते हैं। तो यदि इंक्लूसिव ग्रोथ ही समावेशी विकास है तो फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्या अर्थ होगा? क्या समृद्धि और विकास एक समान है? आप इस विषय पर सोचिएगा। तो ये रहे कुछ विषय, हम लोग आगे और भी चर्चा इन विषयों पर करेंगे। तो मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा, इतना आप सबको समझाने के बाद विकास जी, कि मैं अपने आप को हमेशा शून्य मानता हूं और इस मतलब सेशन के माध्यम से जो भी मैं आपके साथ एस्पिरेंट को साझा कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य बस अपना ज्ञान दिखाना नहीं, बस एक कहते ना कि एक आईना दिखाना कि जो गांव के बच्चे हैं, स्वाभाविक है आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो उनकी चीजों को खराब मत कीजिए। मैं यही मेरा लक्ष्य था बताना, इसके अलावा कुछ भी नहीं बच्चों। मैं जीरो हूं, प्रतिदिन सो के उठता हूं तो ये सोच, ये प्रण करता हूं हाथ ऐसे आंखों पे रख करके कि भगवान आज कुछ अच्छे पॉइंट आए जो बच्चों को नए ढंग से सिखा सकूं। मेरी जर्नी इतनी ही है बच्चे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बहुत बड़े वाला जीरो हूं। थैंक यू सो मच विकास जी, आपका भी बहुत बहुत आभार मैं करूंगा। अब आप कुछ कहना चाहें तो कैसे? बिल्कुल सर, कैसी लगी वीडियो? ये ऐसी वीडियो बहुत रेयर आपने देखी होगी। ये ऐसे मुहिम थी एक सर की, R&D जो किया सर ने, इतना डेप्थ एनालिसिस किया, ये आपके लिए था। मैंने सर से अप्रोच किया था कि सर कुछ आपको डिटेल इस बारे में बताएं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और साथ ही आपको इसमें से क्या लग रहा था कभी कि हाँ ये वाला गलत है या सही है, आपको कभी ऐसा लगा था क्या? अगर लगा था तो कौन से वो पॉइंट थे जो आपको लगे थे? तो कैसी लगी सर की वीडियो, और साथ ही अगली वीडियो किस पे चाहिए सर की, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और जहां रहें सुरक्षित रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।